नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के दिन 30 में। और स्वागत करता हूं आपके इस प्लेटफॉर्म पे द सक्सेस वर्ल्ड में। आप लोगों को एक खुशखबरी देनी है जो अभी थोड़ी देर बाद दूंगा। कल टेस्ट है, ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। उसके लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए, एक तैयारी करने वाले के लिए टेस्ट से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना बढ़िया रहेगा आपका एग्जाम। जितना बढ़िया आप कोशिश घर पे कर लेंगे उतनी ही आसानी होगी आपको वहां पर, जब आप टेस्ट देने, एग्जाम देने जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का डे 30। पदार्थों की विशेषताएं क्या होती हैं, उनकी उनके एप्लीकेशन पे आज हम प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। और भी हम इसमें चैप्टर करेंगे, पदार्थों का वर्गीकरण और सब बाद में करेंगे। आज बहुत सारी चीजें अप्लाइड हम करने जा रहे हैं, है ना। तो उसको हम पहले करते हैं, फिर 10 क्वेश्चन आज के करंट अफेयर पे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं पहला प्रश्न। समुद्र के बुलबुले, सॉरी, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। देखिए मैं गलत पहला ही बोल गया, सॉरी इसके लिए। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? आप जब देखते हैं तो साबुन का बुलबुला फूला हुआ होता है, यानी कि उसके अंदर का दाब कुछ जोर मार रहा है और जोर मार के उसको फुला दे रहा है। तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा। साबुन के बुलबुले का जो दाब होगा वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा, और अधिक होगा तभी वो फूलता है। अगर कम होगा तो पिचक जाएगा, है ना। तो ज्यादा होता है, साबुन के घोल के बुलबुले का दाब ज्यादा होता है। उसका पृष्ठ तनाव, साबुन के घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तो जब पृष्ठ तनाव कम होता है, इसलिए उसमें जो नीचे दबाव लगता है वो बाहर की तरफ वायुमंडलीय दाब से अधिक होने के कारण बाहर की तरफ फुला देता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या है? अगर एक तरल देंगे और एक उसमें एक किस नली में आप जल डालेंगे, या सेम किस नली में आप ऐसा करके देख सकते हैं। समान तरह की किस नली हो तो दो भी रख सकते हैं, या जैसा भी आप करेंगे। तो एक किस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है? ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा होता है। जो तरल है, कोई तरल, उसका जल की अपेक्षा पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है। तो पृष्ठ तनाव ज्यादा होने के कारण एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ जाता है। बात समझ में आ गई? अधिक ऊंचाई तक चढ़ जाता है, क्योंकि पृष्ठ तनाव जितना ज्यादा होगा वो उतनी ऊंचाई तक चढ़ेगा। ये फार्मूला याद रखिएगा। बाकी डेरिवेशन यहाँ पे नहीं करना है, डिराइव नहीं करना है। ये फिजिक्स नहीं आप पढ़ रहे हैं, आप फिजिक्स का जीके पढ़ रहे हैं। तो जिस तरल का पृष्ठ तनाव जितना ज्यादा होगा, पृष्ठ तनाव तो आप जानते हैं ना, सरफेस टेंशन, जो उसके ऊपरी सतह पर जो तनाव होता है उसको पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो जिस तरल का पृष्ठ तनाव जितना ज्यादा होगा वो उतनी ज्यादा ऊंचाई तक चढ़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता, विस्कोसिटी जिसको कहते हैं, उसमें क्या होता है, क्या परिवर्तन होता है, ये पूछा जा रहा है। तो उसकी जो श्यानता है वो, अगर आप ताप बढ़ा देंगे, कोई भी चीज गाढ़ी है और अगर उसको, गाढ़ापन का मतलब है ना श्यानता से, और उसमें अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद में क्या हो जाएगी, गाढ़ा गाढ़ा चीज जो होगी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, घट जाएगी। वो मतलब पिघलेगी, गलेगी, है ना, थोड़ा फैलेगी। टेम्परेचर बढ़ने से जो उसके अणु होंगे वो दूर दूर होने लगेंगे, तो उसकी जो विस्कोसिटी है, विस्कस वो कम हो जाएगी, घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है, वही उसकी विस्कोसिटी या श्यानता कहलाती है। और द्रव की श्यानता, ताप जब बढ़ती है तो श्यानता घट जाती है। और यही कारण है कि जून माह में सीरा जनवरी माह की तुलना में कम श्यान होता है। ठंडक में जब सीरा आप रखेंगे, ये भी प्रश्न अलग से बनता है, ठंडक में आप जब सीरा रखेंगे तो वो ज्यादा श्यान होगा। और जब जून में देखेंगे तो जनवरी माह की तुलना में गर्मी हो जाएगी तो श्यानता उसकी कम हो जाती है। सब कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, नाक से खून निकलने लगता है। ये सब उदाहरण ऐसा क्यों होता है? जब आप ऊंचाई पे पहुंचते हैं तो वायुदाब वहां पर कम हो जाता है। ऊंचाई पे पहुंचने पर क्या हो जाता है, वायुदाब कम हो जाता है। तो वायुदाब कम होने के कारण यहाँ पर ऊंचाई पे आप पहुंच गए हैं ना, हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा है और वहां पर वायुदाब में कमी होती है। जितना नीचे रहेंगे तो परत ज्यादा दबाव डालेगी, धरातल पर वायुदाब ज्यादा, ऊपर चले गए, ये मोटी परत पार कर गए आप तो दबाव कम हो गया ना। मान लीजिए कि आपको ऐसे 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 ऐसे, यहाँ धरातल पर है, यहाँ दबाव, और ऊपर चले गए, यहाँ प्लेन उड़ रहा है, तो अब दबाव कम हो गया ना। ये दो ही चीज का दबाव पड़ रहा है, यहाँ पे ज्यादा चार का दबाव पड़ रहा था। तो यहाँ पे दबाव में कमी के कारण ऐसा होता है, ठीक है। तो दबाव में कमी हो जाती है, दबाव में कमी किसके, वायुदाब के दबाव में, मतलब वायुमंडलीय दाब जो होता है उसमें कमी के कारण होता है, वायुदाब में कमी के कारण, ठीक है। और इसी कारण से जो अंदर का स्याही का जो दबाव है उसका दबाव बाहर वाले दबाव से
ज्यादा रहता है तो वो बाहर को फेंक देती है। ऐसे शरीर में भी नाक से खून निकल आता है कई बार, है ना, इस कारण से ऐसा होता है। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है, ये भी देखिए। हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है उसमें कुछ भरा होता है, लिक्विड गैराइल जैसे भरा जाता है, मोबिल की तरह गैराइल होता है, उसको भरा जाता है। और इसका जो कार्य करने का सिद्धांत है वो पास्कल के नियम पर कार्य करता है। जितना भी आप देखते हैं जेसीबी में हाइड्रोलिक लगता है, ट्रॉली होती है उसमें हाइड्रोलिक लगता है, खेत में जुताई आप करते हैं उसमें हाइड्रोलिक लगता है, कोई भी आप चीजें उठाने वाली जैसे आजकल ऑटोमेटिक जैक आ गए हैं वो सब में हाइड्रोलिक, और हाइड्रोलिक बहुत बड़ा आविष्कार था, इसके कारण बहुत सारी चीजें बदल गई इस क्षेत्र में। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोलिक है ये पास्कल के नियम पर काम करता है। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट, सब ये हाइड्रोलिक के नियम, और सब हाइड्रोलिक पर डिपेंड और सब पास्कल के नियम पर आधारित है। यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य मान लिया जाए तो संतुलन की अवस्था में किसी द्रव के भीतर प्रत्येक स्थान पर समान दबाव रहता है, अगर गुरुत्वाकर्षण नगण्य मान लिया जाए। ये पास्कल का नियम है, और इसी नियम के आधार पर हाइड्रोलिक ब्रेक या हाइड्रोलिक से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो काम करती हैं। अगला प्रश्न, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है, कौन सी एक मौसमी दशा है जो इंगित होती है। बैरोमीटर के पठन में अचानक गिरावट है, और अचानक गिरावट का मतलब यह होता है बैरोमीटर नापता है किसको, बैरोमीटर नापता है वायुदाब को, और बैरोमीटर के पठन में अचानक गिरावट आ गई। ठीक है, और यहाँ पर अगर अचानक गिरावट आ रही है तो अचानक गिरावट होने पर क्या होगा, यानी कि वायुदाब कम हो गया अपेक्षा की चारों तरफ से, तो चारों तरफ से जो हवाएं होंगी दौड़कर इधर आएंगी, और जब हवाएं दौड़कर इधर आएंगी तो हवाएं खूब तेज आएंगी, तो तेज आएंगी यानी कि तूफान, तूफानी मौसम हो जाएगा। तेज हवा चलने का मतलब क्या है, तूफानी मौसम। तो जब भी बैरोमीटर के पठन में अचानक गिरावट हो यानी वायुदाब घटा, और अचानक गिरावट का मतलब है कि हवाएं अब यहाँ दौड़ कर आएंगी, तेज आएंगी, तो तूफानी मौसम हो जाएगा। ज्योग्राफी की क्लास जिन्होंने देखी होगी खूब सही से समझ में आया होगा उनको। पूरा विश्व भूगोल हमने कंप्लीट कर दिया, कल लास्ट क्लास हम लेने जा रहे हैं। दो कॉन्टिनेंट की नदियां भी देख ली हैं हमने, अफ्रीका की और एशिया की। अब उत्तरी दक्षिणी अमेरिका और यूरोप की नदियों को कल सवेरे देख के, संडे को कल भी क्लास होगी मॉर्निंग में, मॉर्निंग में क्लास हम उसी टाइम से कर लेंगे। तो वैसे संडे को थोड़ा मेरा भी सोने का मन करता है लेकिन अब बोल चुके हैं, तो उसमें लास्ट क्लास हम लेके समाप्त करेंगे कि भारत का भूगोल फिर कहाँ चलेगा कैसे चलेगा, यहाँ आपको बताएंगे, स्टार्ट जल्दी ही हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी खुशखबरी अभी मैं बता रहा हूँ, तूफानी मौसम, वायुदाब या बैरोमीटर में जब भी रीडिंग में अचानक गिरावट आती है तो मतलब है तूफानी मौसम। ये साइंस का भी प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है आपका ज्योग्राफी का भी है। कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है ना, ये कौन सा उप उत्पाद है, यानी कि परिष्करण किया जा रहा है पेट्रोलियम का और निकल ये आता है। तो इसमें एस्फाल्ट जो है, कोयला तो अलग से निकलता है, चारकोल भी, पेट्रोल भी उप उत्पाद नहीं है, ये तो मेन उत्पाद है पेट्रोल, और बाकी ये सब अलग अलग से। लेकिन ये जो एस्फाल्ट होता है ये पेट्रोलियम का परिष्करण जब हम करते हैं, रिफाइन करते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनिंग कर रहे होते हैं तो एस्फाल्ट हमको मिलता है। ये इसका को प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है, को प्रोडक्ट है, जैसा भी आप इसको कहें। ठीक है, अपरिष्कृत पेट्रोलियम में जब प्रवाजी आशवन किया जाता है तो विभिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं, है ना, और इसी प्रक्रिया को रिफाइन मतलब क्या कहते हैं, रिफाइनमेंट कहते हैं, परिष्करण कहते हैं। और एस्फाल्ट उसी जब परिशोधन हो रहा होता है पेट्रोलियम का तो उसी के दौरान हमको प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है, ऐसा क्यों हो पाता है। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि मछलियों को तो जल चाहिए, जल रहेगा तभी मछलियां जीवित रहेंगी। अगर जीवित है यानी जल है, और जल है यानी कि वो जमा नहीं है, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा कि झील की तली पर जल जो है नीचे तल पर जम नहीं पाता, वहां पर जल रहता है तभी मछलियां जीवित रहती हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। शीतकाल में झील की ऊपरी सतह का तापमान तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, तो वो ठंडा होके जम जाता है, बर्फ बन जाती है। लेकिन जब आप नीचे जाएंगे तो वहां पर टेम्परेचर 0 से ज्यादा रहता है, वहां पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है ना। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो जमता नहीं है, द्रव अवस्था में रहता है। इसीलिए झीलों या तालाबों में जब नीचे जाएंगे तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान जो मेंटेन रहता है, इसी कारण से मछलियां और अन्य जीव जो जीव जंतु है जलीय वो जीवित रहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित क्या होगा, क्या नहीं बदलेगा। अगर आप किसी की मतलब चेंजिंग द क्वांटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट तो विल रिमेन अनचेंज्ड, क्या रिमेन अनचेंज यानी कि उसमें बदलाव नहीं होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उसका घनत्व जो है वो नहीं बदलेगा। वस्तु का जो घनत्व होता है उसके द्रव्यमान और उसके आयतन के अनुपात पर निर्भर करता है।
ठीक है। तो वस्तु की मात्रा जब आप बदलेंगे तो उसमें मात्रा बदलने पर उसका जो द्रव्यमान है और उसका जो आयतन है उस पर ये घनत्व डिपेंड करेगा, तो ये चेंज नहीं होगा। घनत्व जो है वो नहीं बदलेगा। डी बराबर एम बाई बी, डी घनत्व होता है, एम द्रव्यमान और बी आयतन, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? पानी का घनत्व किस तापमान पर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड का जो तापमान है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकांशतः जो द्रव होते हैं, तो द्रवों को जब आप गर्म करते हैं तो गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि हो जाती है और घनत्व में कमी होती है। लेकिन जब पानी की बात आप करेंगे तो पानी का व्यवहार 0 से 4 डिग्री के बीच में ठीक उल्टा होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर पानी को गर्म करना आप स्टार्ट करेंगे तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब आप गर्म करेंगे तो आयतन बढ़ने के बजाय घटेगा, और 4 डिग्री के बाद जब आप बढ़ेंगे तब ये बढ़ना चालू करेगा। तो 4 डिग्री से नीचे आप रहेंगे और ऊपर रहेंगे तो इसकी स्थिति अलग है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन न्यूनतम और घनत्व अधिकतम होता है, ये ध्यान रखिएगा। बात कंसेप्ट समझ में आ गया? पानी का व्यवहार यही होता है। बाकी जो द्रव है नॉर्मली अगर गर्म करेंगे तो उनका जो है वो घटेगा। ठीक है। लोहे की कील पानी पर तैरती रहती है जबकि सॉरी कील पारे पर तैरती रहती है जबकि वो पानी में डूब जाती है। अब पारा जो है उसका घनत्व क्या होता है? ज्यादा होता है। लोहे की कील का घनत्व कम है, तो वो ज्यादा घनत्व के ऊपर रहेगी, कम घनत्व की चीज हल्की रहेगी, तैरा करेगी। लेकिन जैसे पानी में आपने डाला तो लोहे की कील का घनत्व ज्यादा हो जाता है और पानी का घनत्व कम हो जाता है। तो ज्यादा घनत्व वाली चीज कम घनत्व वाले में क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। तो लोहे का घनत्व पानी से अधिक है और पारे से कम है। लोहे का घनत्व पानी से अधिक और पारे से कम है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता रहता है। ये सब प्रश्न कई बार गलत हो जाते हैं आपके, इसीलिए यहाँ पर रख दिए गए हैं। जब सुई की बात आप करते हैं तो सुई का जो आपेक्षिक घनत्व है, सुई मान लीजिए पतली सी सुई है, वैसे इससे भी पतली होती है, तो ये सुई जो पानी हटाएगी तो सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के आपेक्षिक घनत्व से क्या होता है? अधिक हो जाता है। उतना जल नहीं हटा पाती है जितना इसको तैरते रहने के लिए जरूरी है, तो ये डूब जाती है। और जबकि लोहे का जो जहाज है वो उससे ज्यादा जल हटा सकता है जितना उसको जरूरत है। तो सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, तो सुई डूब जाती है। अगर सुई का अपेक्षित घनत्व कम हो जाए, जहाज का अपेक्षित घनत्व क्योंकि कम होता है हटाए गए पानी से, हटाए गए जल से, तो वो तैरता रहता है, और सुई का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी से अधिक होता है, इसलिए डूब जाती है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कुएं में पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या हो गई? जब कुएं में आप पानी भर रहे होते हैं तो कुएं में जब तक कुएं में पानी हिला हिला के आप भर रहे हैं तब तक सतह पर तो वो आपको हल्की लगेगी, और जैसे पानी की ऊपर मतलब आप पानी को ऊपर खींचेंगे, पानी की सतह से ऊपर जैसे वो आएगी, पानी आपने खींचना चालू किया, ये कुआं है और कुएं में आपने बाल्टी डाला, और कुएं में यहाँ पर जब तक जल की सतह पर बाल्टी रहेगी हल्की, और जैसे इसके ऊपर आएगी तो ये भारी महसूस होने लगेगी, है ना? तो पानी क्या हो जाएगा? पानी की सतह से ऊपर जैसे पहुंचेंगे तो पानी अब जोर लगाना बंद कर रहा है, पानी पानी की भूमिका खत्म हो रही है, तो पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई, तो पानी की सतह से ऊपर बाल्टी भारी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? आर्किमिडीज का एक सिद्धांत है, प्लवन का सिद्धांत है। प्लवन का जो सिद्धांत है उसमें यह बताया गया कि किसी भी वस्तु का भार पानी में कम तथा पानी की सतह से ऊपर अधिक प्रतीत होता है। पानी में कम होता है क्योंकि पानी उसको रोके रहता है, वो भार लगाता है। वस्तु के भार में ये जो मतलब जो वस्तु का भार है उसमें पानी जो है वो जोर लगा रहा है, नीचे से बल लगा रहा है, तो पानी द्वारा वस्तु पर ऊपर की दिशा में बल लगाया जाता है, और जब बल लगता है तो बल लगने के कारण क्या होता है? वो हल्का महसूस होता है, और जैसे पानी की सतह से वो हटा तो वो बल लगना बंद हो गया, तो अब आपको बल लगाना पड़ेगा, तो आप खींचेंगे तो आपको भारी लगेगी। अगला प्रश्न है, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? आप मथ रहे हैं, लगातार मथ रहे हैं, और जो मथानी होती है उसके चारों तरफ क्रीम लग जाता है। और ये मैंने एक दिन आपको और बताया था कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूगल, अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय, दो प्रकार के बल। तो अपकेंद्रीय जो बाहर की तरफ लगता है, उसी कारण से ये होता है कि क्रीम जो है उसमें चिपक जाती है, क्रीम उससे अलग हो जाती है। जो मशीनें भी होती हैं सेंट्रीफ्यूगल सिद्धांत पर ही ये काम करती हैं, अपकेंद्रीय बल पर ही ये काम करती हैं, और अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर ही क्रीम सेपरेटर काम करता है। जो वॉशिंग मशीन होती है वो सब इसी के सिद्धांत पर काम करते हैं। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? पदार्थ की बात कर रहे हैं, तत्व की बात कर रहे हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले जो कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया,
तो सबसे पहले इसमें सारे कृत्रिम रूप से उत्पादित हैं, लेकिन इसमें जो टेक्नीशियम था, ये टेक्नीशियम सबसे पहले टेक्नोलॉजी से, याद रखिएगा, टेक्निकली बनाया गया था, तकनीक से बनाया गया था टेक्नीशियम, और इसका प्रमाण क्रमांक 43 है। कृत्रिम रूप से उत्पादित ये प्रथम तत्व माना जाता है। 1937 में ही इसका निर्माण सबसे पहले कर दिया गया था। समुद्र में प्लवन करते हुए यानी कि तैरते हुए आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? तो समुद्र की सतह के ऊपर जो भाग रहता है वो जैसे 10 पार्ट करेंगे, 9 पार्ट करेंगे, 9 पार्ट, 10 नहीं, तो 10 में से 9 में से एक हिस्सा केवल ऊपर रहेगा, बाकी 8 हिस्सा अंदर ही रहेगा। 9 का 1, है ना? ऐसा आप कह सकते हैं कि 9 में से एक हिस्सा जो है वो ऊपर रहता है। ठीक है, तो 1/9 इसको बोलते हैं। आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? तो शुद्ध जल के बर्फ में परिवर्तित होने पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर बर्फ का जो घनत्व है वो 1/9 भाग उसका होता है, घनत्व जो होता है। क्यों? क्योंकि शुद्ध जल में बर्फ का 90% भाग पानी के अंदर और 10% भाग जो होता है वो भाग पानी के बाहर। वहां 8 मत कहिएगा, 10 हिस्सा ही करेंगे, वो मैं सही बता रहा था। यहाँ पे जो मैंने 8 आपको बताया था, नहीं, 1 और 9 की बात, 1 ऊपर और 9 अंदर रहता है, ऐसा। ठीक है, 90% भाग पानी के अंदर और 10% भाग पानी के बाहर होता है। 8 की बात नहीं हो रही है, 9 अंदर 1 बाहर, ऐसा समझिए इसको। आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागर में हम आपको बताते रहते हैं अक्सर कि वहां हिमखंड अलग हुआ तो बर्फ दिखाई देते हैं, तैरते रहते हैं। तो जल के ऊपर बर्फ का केवल 1/9 भाग हम देख पाते हैं, और प्लावी बर्फ का 8/9 भाग है वो क्या होता है? वो जलीय सतह की अंदर होता है, क्योंकि समुद्री जल लवणीय जल जो होता है वो अधिक घनत्व का होता है, इसलिए इससे निर्मित बर्फ लवणीय नहीं होती है, वो, है ना? लेकिन इससे जो बर्फ निर्मित होती है वो लवणीय नहीं होती, ये ध्यान रखना है। अतः नहीं, लेकिन इससे जो निर्मित बर्फ है वो लवणीय नहीं होती है, वो शुद्ध होती है। तो यहां पर अब 2 कॉन्सेप्ट आ गया। यहां पर अगर आपसे समुद्र में पूछा जाएगा तो ये 1/9 होगा। बाकी वैसे नॉर्मल जल में अगर आप देखेंगे, शुद्ध जल की बात करेंगे, तो ये यहाँ पर आपको प्रतिशत में भी ऐसे पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है, पानी के एक ग्लास में गले में दर्द बहुत हो रहा है। पानी के एक ग्लास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, और जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा, ये पूछा जा रहा है। तो पानी के एक ग्लास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, और जब बर्फ पिघल जाएगी तो पानी का स्तर क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा, या उतना ही रहेगा? तो पानी के स्तर पर प्रभाव ये पड़ेगा। मान लीजिए कि ये ग्लास है और इसमें बर्फ का टुकड़ा अंदर पड़ा हुआ है, और अंदर ही है, और ये गल जाएगा तो अंदर ही तो गला, तो उतना ही रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, उतना ही रहेगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत है। आर्किमिडीज ने कहा कि वस्तु अपने भार के बराबर ही द्रव में स्थान घेरती है, अतः आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान रखिएगा। पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है, और यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए तो क्या होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड जब आप करेंगे तो शरीर डूब जाएगा। शरीर डूब इसलिए जाएगा, शरीर क्यों डूब जाएगा इसको समझिए। डूब इसलिए जाएगा, जब 100 डिग्री करेंगे तो उसका जो घनत्व है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के घनत्व से शरीर का घनत्व कम होता है, लेकिन जब आप 100 डिग्री कर देंगे तो पानी का घनत्व शरीर की अपेक्षा कम हो जाएगा, शरीर भारी हो जाएगा, क्योंकि घनत्व उसके अणु जो है वो दूर दूर हो जाएंगे, और वो घनत्व उसका कम कर देंगे, और इस कारण से शरीर जो है वो डूब जाएगा। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जो जल होगा उसमें ये डूब जाएगा। तो तैरेगी कहाँ? जहां पे नॉर्मल टेम्परेचर होगा। अगला प्रश्न, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है। समुद्र में, समुद्री क्षेत्र में आप तैरेंगे तो नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो समुद्र है, समुद्र का जो जल है उसका घनत्व अधिक होता है, तो घनत्व अधिक होने के कारण आप उस पर हल्के महसूस होंगे, बार बार डूबेंगे नहीं, आप नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि आप हल्के हैं, उससे उसका घनत्व ज्यादा है, तो तैरना आसान हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो घनत्व ज्यादा होने के कारण ऐसा होता है। एक प्रश्न कथन कारण का कर लेते हैं। कथन है कि जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वो कुछ ऊपर उठ जाता है। नदी का जल जो है वो क्या है? हल्का है। समुद्र के जल से, समुद्र का जल भारी है, घनत्व उसका ज्यादा है, तो ऊपर उठा देगा। बिल्कुल सही है, कथन तो सही हो गया। कारण पे आइए। सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक है। देखिए कितना बढ़िया दिया हुआ है, आपको पहले से ही पता है। तो दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहे हैं। ये ऑप्शन मार दीजिए आंख बंद करके, आंख खोल के मारिएगा, जहां पर जो दिया है ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्लावन बल ज्यादा लगेगा समुद्र वाले
जल में, क्योंकि घनत्व उसका ज्यादा है। करंट की क्वेश्चन को फटाफट देखते हैं, फिर आप इसको करिए। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है एक ऐप का, उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वो नया प्लेटफॉर्म, नया ऐप, उसी पे सफलता कोर्स चलेगा, और जो आगे की कोर्स है कई आईएएस प्रेप पे भी चलते रहेंगे, इस पर भी लाइव क्लास वगैरह की सब व्यवस्था इस पे की जा रही है। जरूर डाउनलोड उसको कीजिएगा। आज उसको आपको ब्लैंक मिलेगा, आप उसको डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। ये क्योंकि नया नया है, मेरी इज्जत का भी थोड़ा बहुत मामला है, सवाल है, तो मैं देखता हूँ कितना प्यार है। एक छोटी सी जगह आपके फोन में मेरी है या नहीं है, तो उसको डाउनलोड करके आप छोटी सी जगह उसको दीजिए। मंडे से उसमें कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे, फ्री भी कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे, और जो कोर्सेज पेड है वो भी वहां पे स्टार्ट हो जाएंगे, लाइव क्लासेस भी मिलने लगेंगी, सब आपको वहां पे मिलने लगेगा। ठीक है, आईएएस प्रेप भी चलता रहेगा वो भी। तो प्लीज उस ऐप को जरूर आप इंस्टॉल करेंगे, इतना मुझसे वादा करिए, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छा काम वहां पर कर सकूं। ठीक है, ये सूचना आपके लिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ऐप नया है इसलिए लिंक डायरेक्ट दे रहा हूं, वहां पे क्लिक करके जरूर उसको इंस्टॉल कीजिए। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? भारत ने अभी पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए किया है पुर्तगाल के साथ समझौता। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 4 5 6 स्टार जो लगाने हो लगा लीजिए। भारत और भूटान ने पर्यावरण के क्षेत्र में ये एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, और ये भारतीय और भूटानी जो साझेदारी है, ये काम क्या करेगी? ये वायु प्रदूषण की रोकथाम, रासायनिक प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, इन सब क्षेत्रों में काम करेगी, है ना। और संयुक्त रूप से ये परियोजना चलेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया? दुनिया का तीसरा, दो इससे बड़े यानी कि है, तीसरा सबसे बड़ा ये खोजा गया, और ये देश है बोत्सवाना। सुबह हमने बोत्सवाना की बात नदियों के क्रम में की थी, है ना। और बोत्सवाना में एक कंपनी है, उसका नाम है देवस्वाना डायमंड कंपनी। देवेश्वाना डायमंड कंपनी ने बोत्सवाना की एक खान पड़ती है जवानेंग खदान, तो जवानेंग खदान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा, पहला दूसरा नहीं तीसरा, ये हीरा खोजा है। और बोत्सवाना को अफ्रीका में हीरो का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है। 1098 कैरेट वजन के हीरे का पता चलने के बाद उसे राष्ट्रपति बोकागवेसी मासीसी को भेंट किया गया, और इसका वजन दुनिया के दूसरे सबसे बड़े 1109 कैरेट के लेसेडी ला रोना हीरे से थोड़ा कम है। 2015 में बोत्सवाना में ही ये पाया गया था। और दुनिया का जो सबसे बड़ा हीरा है वो 3106 कैरेट का है, कलियन। तो सबसे बड़ा कैलियन, कलियन के बाद में लेसेडी ला रोना, और उसके बाद में उससे छोटा कौन सा है? ये अभी जो नया नया खोजा गया है, कौन सा ये हीरे का नाम क्या है? तो ये जो हीरा है इसका नाम क्या दिया गया है बताते हैं। और इसका जो ये 1905 में खोजा गया था कलियन, और इसके अंतिम मूल्य का अनुमान अभी जारी नहीं किया गया है। 1109 कैरेट का लेसिडी ला रोना जो 53 मिलियन डॉलर में बिका था, जो इसके पहले का हीरा था, जो दूसरा सबसे बड़ा था। ठीक है ना, तो ये 1098 कैरेट का है, और उसे अब सौंपा गया है। ठीक है ना, तो ये हीरा है। इसका नाम अभी नहीं दिया गया ना, नाम तो इसमें है नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2000, आज इंपॉर्टेंट बहुत है करंट अफेयर। तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो 2021 की जो भारत की रैंक है प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में, ये रैंक है 43। क्या है? 43, है ना। कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो पूछा जाता है, 43 रैंक है। 2021 की जो रैंक है, ये पहले जो पुरानी रैंक थी उसी के बराबर है। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के सालाना वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक ने भारत ने अपनी स्थिति को बरकरार रखा है, 43वां स्थान था। कोविड-19 महामारी का दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर प्रभाव पड़ा, और उसका आकलन इसके अंतर्गत किया गया है। 64 देशों की सूची में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर स्वीडन है। डेनमार्क एक स्थान खोकर तीसरे स्थान पर आ गया, पहले दूसरे स्थान पे था। और नीदरलैंड चौथे, पहला स्विट्जरलैंड, दूसरा स्वीडन, तीसरा डेनमार्क, और फिर चौथा है नीदरलैंड। और आपका जो भारत का स्थान है वो 43वां है। और सिंगापुर 5वें पे है, हांगकांग है छठे 7वें पे, ताइवान 8वें पे है, चीन 16वें पे है। ब्रिक्स में देखें तो भारत चीन से पीछे है, चीन का 16वां है, और रूस 45वें है स्थान पे है, तो भारत रूस से आगे है। और ब्राजील 97 है, भारत उससे भी आगे है, तो खाली चीन से पीछे है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के बारे में सत्य कथन कौन सा नहीं है? 2008 की बात है,
2008 के बाद आइसलैंड दुनिया भर में सबसे शांतिपूर्ण देश है। बार बार आइस बर्फ जमी है, सब शांत है वहां पे, ना कोई वेजिटेशन है ना कुछ है, हलचल भी कम है क्योंकि सब शांत है, बर्फ जमी है, ऐसे याद रखिए। अफगानिस्तान लगातार चौथे वर्ष फिर से सबसे कम शांतिपूर्ण देश रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। और भारत की रैंक 135 है, ये भी बिल्कुल सही है। पिछले साल भारत की रैंक क्या थी? भारत की जो रैंक 135 इस बार है, तो पिछले साल भारत की रैंक क्या थी, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है, कभी कोई पूछ लेता है। और पाकिस्तान ने विश्व स्तर पर 162वीं रैंक हासिल की है, यही गलत है इसमें। पाकिस्तान की रैंक सही नहीं दी है। पाकिस्तान की जो रैंक है वो 150वीं रैंक है, और भारत की जो रैंक है वो 135वीं रैंक है। 135 उसकी 150वीं, और पिछले साल की रैंकिंग से 2 पायदान ऊपर चढ़ गया है। ठीक है, पहले 137 थी, अब 135 हो गई है, ध्यान रखिएगा। और बांग्लादेश दुनिया भर में 163 देशों में 91वें स्थान पर है था, जबकि दक्षिण एशिया में तीसरे स्थान पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और बाकी यहाँ पर आपको याद ये रखना है कि आइसलैंड, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल और ये सब शांतिपूर्ण देश है। चौथे वर्ष अफगानिस्तान सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश रहा है, और 2008 के बाद से आइसलैंड ही इसमें आ रहा है प्रथम स्थान पर। ठीक है, और 15वां संस्करण ये जारी किया गया है। 163 स्वतंत्र देशों की बात इसमें की गई है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में द फ्लाइंग सिख के नाम से प्रसिद्ध किस महान एथलीट का निधन हुआ? यूपीपीएससी या यूपीएससी प्रश्न यही बेसिकली पूछेगा, लेकिन इसके बारे में और भी हमको जानना चाहिए इनके बारे में। मिल्खा सिंह इनका नाम है, और भारतीय खेल के इतिहास में सबसे बेहतरीन एथलीट्स ये थे। मिल्खा सिंह 91 साल की उम्र में इनका निधन हुआ। अभी इनकी वाइफ भी खत्म हुई थी। पोस्ट कोविड डेथ इनकी लोगों की हुई है। कोविड होने के बाद सही हुए, मई में इनकी रिपोर्ट निगेटिव आई, उसके बाद में ये चले गए। और द फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते थे। पंजाब में गोविंदपुरा में इनका जन्म हुआ था 20 नवंबर 1929 को। कॉमनवेल्थ गेम्स में 400 मीटर की दौड़ में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, ये इंपॉर्टेंट इनके बारे में फैक्ट है। 1962 में फिर जकार्ता के एशियाई खेलों में फिर उन्होंने 400 मीटर और 4 गुणे 400 मीटर रिले में भी स्वर्ण पदक जीता था। पद्मश्री इनको 58 में ही दे दिया गया था। और इनके जीवन पर भाग मिल्खा भाग नामक फिल्म बनी, किसने एक्टिंग की थी, उत्तर बताइएगा। और एक गोल्फर है जियो मिल्खा सिंह, ये इन्हीं के बेटे हैं, मिल्खा सिंह के पुत्र हैं, और ये एक स्टार गोल्फर है ना, बड़े खिलाड़ी है, गोल्फर है, ध्यान रखिएगा। अफोर्डेबल केयर एक्ट एसीए जो हाल ही में चर्चा में रहा, यही जानना है कि ये कहाँ का है। तो ये जो एक्ट है ये अमेरिका का है, आपसे पूछा जा सकता है अफोर्डेबल केयर एक्ट, तो ये अमेरिका का है। और 23 मार्च 2010 को राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा इस कानून पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस अधिनियम की चुनौती को खारिज कर दिया, इसको चुनौती की गई थी, और इसमें लाखों लोगों के लिए बीमा कवरेज की बचत हुई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बीमा से रिलेटेड है। हाल ही में किस देश ने एंटीवायरल प्रोग्राम फॉर पेंडेमिक्स योजना की घोषणा की है? तो कौन सा ये देश है? और ये देश है अमेरिका। अमेरिका में बड़े तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं, 1-2 प्रश्न आपको रोज मिलते हैं। एंटीवायरल प्रोग्राम फॉर पेंडेमिक योजना की घोषणा अमेरिका ने की है। और कोविड-19 और भविष्य के जो भी जोखिम होंगे, इस तरीके के जो वायरल रोग होंगे, तो एंटीवायरल उपचार के विकास और खोज बढ़ाने के लिए $3.2 बिलियन खर्च करने की घोषणा अमेरिका ने की है। और कोविड-19 जैसी अन्य, केवल यही नहीं, अन्य भी जो बीमारियां हैं, जो महामारियां हैं, इसमें कवर होंगी। हाल ही में किस देश ने 2022 के चुनाव से पहले एलजीबीटी विरोधी कानून पास किया है? एलजीबीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा जब कुछ होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो देश है, ये कौन सा देश है? ये है हंगरी। वहां 2022 में चुनाव होने हैं। हर देश की वही दशा है, जैसे यहाँ पे भी चुनाव होने होते हैं तो कुछ होता है ना, ऐसा कुछ बहुत सारा मुद्दा आता है, पढ़ाई लिखाई और सीटें भी ऐसे बढ़ाई जाती हैं कंपटीशन की, है ना। एक वीडियो मैंने डाला है, उसको देख लीजिएगा, सीटों के बारे में पता चल जाएगा। हंगरी की संसद ने ये कानून पारित किया है, समलैंगिकता और लिंग परिवर्तन को बढ़ावा देने वाली सामग्री के प्रसार पर प्रतिबंध ये लगाता है। ठीक है, हंगरी मध्य यूरोप में पैनोनियन बेसिन में एक स्थल रुद्ध देश है, स्थल रुद्ध है इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और इसके उत्तर में स्लोवाकिया की सीमा मिलती है, यूक्रेन और रोमानिया से सीमा मिलती है, सर्बिया और क्रोशिया से, और स्लोवेनिया और ऑस्ट्रिया स्थित है यहाँ पर। और राजधानी इसकी और सबसे बड़ा शहर जो है वो बुडापेस्ट है, ये ध्यान रखिएगा। मैप उठा के देख लिया कीजिए इन लोगों को, मतलब इन लोगों को क्या, इन स्थानों को। चेन्नई, कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारा भारत का पश्चिमी तट का, मतलब भारत के पश्चिमी तट आर्थिक गलियारे का हिस्सा है। मेरा गला बहुत गड़बड़ है, आवाज नहीं निकल रही है तो, लेकिन क्लास होगी कल, चिंता मत करिए, मैं गार्गर वार्गर करके अभी लेटूंगा। तो पश्चिमी तट आर्थिक गलियारे का हिस्सा है, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये पूर्वी तट आर्थिक गलियारे का हिस्सा है।
चेन्नई से कन्याकुमारी जो औद्योगिक गलियारा है, चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारा पश्चिम बंगाल से होकर तमिलनाडु तक जाता है। ये बिल्कुल सही है। अब पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक जाता है, अगर ये आपको पता है तो पश्चिमी नहीं, ये पूर्वी तट का हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा सही है। केवल 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। औद्योगिक गलियारा क्या होता है? मूल रूप से मुख्य मार्ग के रूप में चारों ओर से, चारों मतलब मुख्य रूप से देखा जाए तो आपको डेवलपमेंट ऐसा मिलेगा कि मुख्य रूप से राज्यों से होकर गुजरने वाले मल्टी मॉडल परिवहन सेवाओं से युक्त गलियारे। मतलब आप देखेंगे तो आप रोड ऐसे मिलेंगी कि जो राज्यों को राज्यों से कनेक्ट करते हैं, और उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे तो इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। आर्थिक और सामाजिक विकास में इसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है। तो ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, ईसीईसी इसको बोलते हैं, इसका हिस्सा है ये, जो पूर्वी तट का है। ठीक है। पश्चिम बंगाल से होकर तमिलनाडु तक ये जाता है, कनेक्ट उसको करता है। और अंतिम प्रश्न है, लेकिन उसके पहले मैं फिर से कहता हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी हुई है उस ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। मंडे से उसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलने लगेंगी। ये एक मेरा आपसे एक अपील है कि आप इसको करें, क्योंकि नया नया वो ऐप है, तो आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। ठीक है। मैं देखता हूँ कितने लोग इसको डाउनलोड करते हैं। जितने लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे उनके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट की व्यवस्था की जाएगी, जो कोर्सेज आगे होंगे। क्योंकि फर्स्ट जो शुरू के सब्सक्राइबर होते हैं वो किसी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, मेरे लिए भी वो बहुत महत्वपूर्ण है। खैर, आप लोग वैसे भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कह रहा हूँ, आप मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं। बस ये है कि मेरी टीम देखना चाहती है कि आप उसको कितना प्यार देते हैं, तो आपके प्यार की अपेक्षा है। हैब्बल नागवाड़ा घाटी परियोजना का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो हैब्बल नागवाड़ा जो घाटी परियोजना है, इसका जो संबंध है वो कर्नाटक से। किससे है? कर्नाटक से। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। कर्नाटक में ये लघु सिंचाई विभाग द्वारा ये परियोजना चलाई जा रही है, और एक झील के निर्माण के लिए सिंगनायक हल्ली में 6000 से अधिक पेड़ों को काटने के प्रस्ताव के खिलाफ यहाँ पर पर्यावरणविद संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है। इसी कारण से ये चर्चा में आई है। और ये परियोजना बेंगलुरु शहरी ग्रामीण और चिकबल्लापुर में 65 टैंकों को भरने के उद्देश्य से शुरू की गई। ये सब याद नहीं रखना है, कहाँ पर है और किस लिए ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना आपको जानना है। और ये झील बेल्लारी रोड और आउटर रिंग रोड के जंक्शन के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के मुहाने पर बंगलौर में स्थित है। इतना याद रखिए बस, और कोई इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। और वीडियो थोड़ा सा लेट हुआ है, इसके लिए सॉरी। और ऐप जरूर आप डाउनलोड करें, सफलता कार्यक्रम भी वहीं चलेगा। और जो लोग शुरुआती हमारे में होंगे उनके लिए मैं गिफ्ट की व्यवस्था जरूर करूंगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। थैंक यू।